आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे फ्लूइड्स इन मोशन। इसके पहले सरफेस टेंशन देखा हमने, ठीक है, प्रेशर वगैरह देखा। उन सब में हमने क्या पढ़ा? हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक का मीनिंग मैंने बताया था, हाइड्रोस्टैटिक स्टैटिक्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या था? हाइड्रो वाटर या लिक्विड, स्टैटिक मतलब स्टैटिक पोजीशन में। तो रेस्ट पोजीशन में जब भी फ्लूइड रहता है या वाटर रहता है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक पोजीशन। अभी हम बात करेंगे फ्लूइड्स इन मोशन, ठीक है। तो फ्लूइड्स इन मोशन एक फिजिक्स की ब्रांच है जो ये डील करती है कि जब फ्लूइड मोशन पोजीशन में होता है तो उसकी स्टडी करती है। तो उस फिजिक्स की ब्रांच को हम बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रो मतलब वाटर या लिक्विड ले सकते हैं हम कोई। डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन। डायनामिक का एक्चुअली मीनिंग होता है कि जब हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तब वो मोशन में आती है, ठीक है। तो हम इसको इन मोशन बोल सकते हैं। तो हाइड्रोडायनामिक्स। तो अब हम जो स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड्स इन मोशन वो करेंगे हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। ये आपको मीनिंग समझना है। अब हम देखते हैं हाइड्रोडायनामिक्स में फ्लूइड किस तरह से फ्लो करता है। तो इसके लिए दो टर्म है, स्ट्रीम लाइन फ्लो मेन टर्म है, और भी टर्म है लेकिन स्ट्रीम लाइन फ्लो एक और एक टर्बुलेंस फ्लो। इसके पहले जब ज़रूरत पड़ी थी स्टार्टिंग में चैप्टर के तब मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, पर अब यहाँ थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंस फ्लो क्या होता है, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो। अब देखो हम ये ले लेते हैं पाइप, ये ऐसे पाइप है, ठीक है, मतलब ये क्लोज सरफेस, ठीक है। यहाँ से वाटर या फ्लूइड इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये वाटर इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो इसमें कुछ टर्म है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन क्या होगा? अब इस वाटर में बहुत सारे पार्टिकल है, हम एक पार्टिकल की बात करते हैं। तो वो एक पार्टिकल जिस पाथ से मूव करेगा उस पाथ को हम बोलेंगे फ्लो लाइन। जैसे मैंने बोला कि ये पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है तो ये एक फ्लो लाइन हो गई, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्टिकल की फ्लो लाइन हो गई। तो पहली टर्म है आपकी फ्लो लाइन, ठीक है। सेकेंड टर्म है फ्लो ट्यूब, जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है या बहुत सारे पार्टिकल एक साथ फ्लो हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे फ्लो ट्यूब। मतलब सिर्फ एक पार्टिकल की जो पाथ था उसको हमने बोला फ्लो लाइन। अब ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से मूव हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे, उस ट्यूब को हम बोलेंगे फ्लो ट्यूब, ठीक है। क्योंकि ये ट्यूब ही रहेगा, पाइप ही रहेगा, तो इसमें से जब फ्लो होगा तो उसको बोलेंगे फ्लो ट्यूब, ठीक है। फिर है लैमिनर या स्ट्रीम लाइन फ्लो, इसको लैमिनर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये लैमिनर फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है? ये होता है जब पार्टिकल्स या वाटर, हम अलग अलग पार्टिकल की बात करते हैं कि यहाँ से ये सारे पार्टिकल एक साथ मूव होंगे, ठीक है। इसके पीछे पीछे और भी पार्टिकल्स मूव होंगे। तो ये सारे पार्टिकल ना
अपनी फ्लो लाइन में चलेंगे, अपनी अपनी फ्लो लाइन में चलेंगे, किसी और को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये सारे जो पार्टिकल्स है कैसे चलेंगे, पैरेलल चलेंगे, किसी से टकराएंगे नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं लैमिनर फ्लो या स्ट्रीम लाइन। समझ में आया? जैसे ये पार्टिकल है, ये इस तरह से मूव हो रहा है, ये यहाँ से अपने पास से जा रहा है, ये अपने पास से जा रहा है, ये अपने पास से जा रहा है, कोई भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रीम लाइन फ्लो। और भी स्ट्रीम लाइन फ्लो की एक बाद में और डेफिनेशन आएंगी जब हम क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, अब टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट वर्ड से ही समझ में आता है भयंकर है कुछ चीज़ें। ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो का मैंने इसके पहले भी आपको बहुत एग्जांपल दे चुकी हूँ कि बहुत स्लो यदि वाटर फ्लो हो रहा है, जैसे कि समर में कोई रिवर में आप देखो जहाँ पे बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स बहते रहती है। ठीक है, तो छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स बहते रहती है उसमें बहुत धीरे धीरे पानी बहते रहता है, तो वो जो फ्लो होता है वाटर का, उस फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो मतलब क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो के लिए आप आ जाओ रेनी सीज़न में। रेनी सीज़न में खूब वाटर फॉल हो रहा है और कहीं कहीं फ्लड हो रहा है, तो उससे क्या होता है, वाटर अपना जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल उसके कंट्रोल में नहीं रहती है वेलोसिटी, या वाटर खुद अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। मतलब क्या होगा कि टर्बुलेंट फ्लो में, ये जो स्ट्रीम लाइन फ्लो में हर पार्टिकल अपने अपने पाथ पर चलता है, ये कंडीशन नहीं रहेगी। ऐसे में क्या हो जाएगा, ये वाटर किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा और कहीं से भी अपना रास्ता बनाएगा, और इस तरह से वाटर फ्लो होगा। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कहीं से भी वो अपना रास्ता बनाने की कोशिश करेगा और बहुत भयंकर वेलोसिटी से, बहुत ज़्यादा स्पीड से वो फ्लो होगा, तो उसको हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। तो एग्जाम्पल, एक समर सीज़न में रिवर का एग्जाम्पल ले लो, एक रेनी सीज़न में रिवर का एग्जाम्पल ले लो जो अपने कंट्रोल में नहीं रहती है रिवर। ठीक है, तो उस समय उसका जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। फ्लड के समय या बहुत ज़्यादा पानी रहे तब भी टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये 4 टर्मिनोलॉजी थी यहाँ पर, फ्लो लाइन, फ्लो ट्यूब, स्ट्रीम लाइन फ्लो या लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है दोनों में डिफरेंस, स्ट्रीम लाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में। इसके लिए एक और टर्म हम देखेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? स्ट्रीम लाइन फ्लो की एक अलग वेलोसिटी होगी, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ठीक है, अब ये टर्बुलेंट फ्लो, पलट भी सकता है इस तरह से, ये टर्बुलेंट फ्लो, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, और यहाँ वेलोसिटी कंट्रोल में है। मतलब क्या होती है, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। मतलब जब हम ये किसी पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो भी 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ चेक करेंगे तो भी हमको 10 मीटर पर सेकेंड ही यदि वेलोसिटी आ रही है तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब ये जो फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो, इसमें जो डिफरेंस है, तो किसकी वजह से डिफरेंस है, वेलोसिटी की वजह से, कि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है और यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इवन कंट्रोल में भी नहीं है ये वेलोसिटी, तो इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो कब टर्बुलेंस फ्लो हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब यहाँ की जो वेलोसिटी है स्ट्रीम लाइन की वेलोसिटी, उससे थोड़ी वेलोसिटी बढ़ जाएगी।
ठीक है ना। तो एक वेलोसिटी जो इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है उसको यदि मैं मिनिमम वेलोसिटी बोल दूँ, मिनिमम वेलोसिटी बोल दूँ, और जस्ट ये वेलोसिटी के बाद थोड़ी सी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, थोड़ी सी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वो टर्बुलेंस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फ्लो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टर्बुलेंस। तो ऐसा पॉइंट वेलोसिटी का जो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंस फ्लो में डिफरेंस बताता है, वेलोसिटी के उस पॉइंट को ही हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी, या क्या बोल सकते हैं हम, द मिनिमम वेलोसिटी which say the difference between streamline flow and turbulent flow is called critical velocity। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में जो पॉइंट डिफरेंस बताएगा वो वेलोसिटी का पॉइंट होगा क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होती है, ये वेलोसिटी दिया रेनॉल्ड, ठीक है, रेनॉल्ड ने दिया था। तो ये वेलोसिटी का इसने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, इसका डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन आगे जाकर के बड़ी क्लासेस में है, जो अभी आपको नहीं फाइंड करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है। क्रिटिकल वेलोसिटी Vc इज इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर, ये कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर ईटा रो और ये डी। अब ये चेक करने के लिए हमको कोई ट्यूब लेना पड़ेगा, उस ट्यूब में से जब हम फ्लो कराएंगे वाटर को, उस समय क्रिटिकल वेलोसिटी निकालेंगे। तो उस समय क्रिटिकल वेलोसिटी रेनॉल्ड नंबर ईटा मतलब होता है विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उस लिक्विड का पर्टिकुलर एक कांस्टेंट है, तो हर लिक्विड का ये जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वो वैल्यू आएगी यहाँ ईटा, इसको बोलते हैं ईटा, ये थोड़ा एन से ऐसा लंबा बनता है, ठीक है ना, ये ईटा है। आर ईटा रो है डेंसिटी ऑफ वाटर या जो भी लिक्विड ले रहे हैं हम उसकी डेंसिटी, और डी है जिस ट्यूब में ले रहे हैं उसका डायामीटर, जिस ट्यूब में ले रहे हैं उस ट्यूब का डायामीटर। तो ये होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। आर एन भी ले सकते हैं, रेनॉल्ड नंबर ऐसे लिख सकते हैं, आर एन ईटा अपॉन रो डी, ये होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। आपको सिर्फ वो डेफिनेशन लिखना है, ये लिखना है, और इसका एब्रीविएशन लिख देना है यहाँ पे कि आर एन इज रेनॉल्ड नंबर, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड या वाटर जो ले रहे हो आप वो, और डी डायमीटर ऑफ ट्यूब। ये इतना लिखोगे तो क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन वैसे भी ये 2 मार्क्स तक ही आ सकता है, तो इतना 2 मार्क के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब हम आते हैं ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़े थे ना, तो अब इसके लिए ही आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देखेंगे विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है, उसके बाद विस्कोसिटी कोफिशिएंट निकालेंगे। विस्कोसिटी विस्कोसिटी में क्या होता है, जैसे ये लेयर है, ये कोई लिक्विड की लेयर। अब तुम इस डायग्राम में देख रहे हो, मैंने डायग्राम कैसा बनाया है, ये बहुत आगे है, उससे थोड़ा पीछे ये वाली लेयर, ये सब अलग अलग लेयर बनाया हमने।
उससे थोड़ा पीछे ये है, उससे थोड़ा पीछे ये है, नीचे वाली थोड़ी शांत रहती है, मतलब बहुत स्लो चलती है, ऐसे ऊपर के लेवल तक जाता है। और जो बीच वाली लेयर रहती है वो बहुत स्पीड में रहती है। मतलब इनका जो डिफरेंस है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये जो डिस्टेंस का डिफरेंस है, ऊपर जाएंगे, यदि इसको मैं यहाँ से x ले लूँ, ठीक है, तो आगे जाएंगे, इसको हम ये इन दोनों के बीच को, जो हर एक लेयर है सेम डिस्टेंस पर है, पैरेलल है, तो मैं dx ले लेती हूँ सबका, ठीक है। तो यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस dx, थोड़े उसके ऊपर वाली लेयर की डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस 2dx, उसके ऊपर वाली की डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस 3dx, है ना। और नीचे यदि लेती हूँ तो यहाँ हो जाएगी, ये भी dx ही है, तो x माइनस dx, फिर इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस 2dx। आ रही बात समझ में? ऐसे ये लेंथ लेंगे जो फ्लोर है वहाँ से, ठीक है। तो अभी हमको पहले तो ये समझना है विस्कोसिटी। तो क्या करती है ये लेयर स्पीड में, ये लेयर इसका अपोज करेगी, मतलब ये लेयर पर ये अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी और उसको रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये इसको रोकने की कोशिश करेगी, ये इसको रोकने की कोशिश करेगी। इस तरह से ये जो लेयर्स है ये अपोजिट फोर्स अप्लाई करती है, और ये जो अपोजिट फोर्स होता है इसको हम, यदि ये सॉलिड में होता है तो लेयर्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है और जो वेलोसिटी का या आगे बढ़ने का अपोज करता है, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यदि इन लेयर्स के बीच में रहता है, जो कि लिक्विड की लेयर है, तो उसको हम बोलते हैं विस्कोस फोर्स, ठीक है। और ये विस्कोस फोर्स के कारण ये लेयर एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती है। तो ये ही फिनोमेना जो लिक्विड में होता है, इसको हम बोलेंगे विस्कोसिटी। अब ये तुम देखोगे बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आती है कि जैसे हनी है, हनी को हमने फ्लो कराया, मतलब ऐसा कि जो बहुत थिक लिक्विड है, तो देखो कि वो कैसे धीरे 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 फ्लो होता है। मतलब क्या हुआ कि उसकी लेयर्स के बीच में बहुत ज़्यादा अपोजिट फोर्स लग रहा है, मतलब विस्कोस फोर्स ज़्यादा है। तो विस्कोस फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी बहुत है, ठीक है। अब वाटर जैसे कि है, वाटर को हमने यदि डाला तो झट से फैल जाता है या बहना शुरू हो जाता है, तो उनके लेयर्स के बीच में ज़्यादा अपोजिट फोर्स नहीं होता है, इसलिए उसकी विस्कोसिटी कैसी होगी, कम होगी, और उसका विस्कोस फोर्स कम होगा, इसलिए विस्कोसिटी भी कम होगी, ठीक है। तो ये होता है विस्कोसिटी। यहाँ पर ये हो गई विस्कोसिटी। अब ये किस में होगी, अब यदि सारे ही पार्टिकल, अभी एक एक पार्टिकल या एक एक लेयर की हम बात करें और उनके पाथ की बात करें, अब ये सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से, सारी ही लेयर ऐसे सेम वेलोसिटी से मूव हो रही है, ठीक है। इस तरह से सेम डायरेक्शन में जा रही है, पैरेलल है और सेम वेलोसिटी से या हम बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर कोई विस्कोस फोर्स नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया वाटर का, ठीक है। तो वाटर का एग्जांपल दिया, तो वहाँ पर विस्कोस फोर्स बहुत कम होता है या उसको हम नहीं के बराबर कंसीडर करते, तो इस टाइप का जो फ्लो होगा वो नॉन विस्कोस है, ठीक है। ये नॉन विस्कोस फोर्स का फ्लो बताएंगे और ये विस्कोस फोर्स के साथ फ्लो बताएंगे, ठीक है। और आप ये चीज़ें थोड़ा बुक में डिटेल में और रीड करना, ठीक है। अब हम ये जो मैंने डिफरेंस बताया था, यहाँ देखेंगे हम ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट जैसे ये है स्टेशनरी लेयर, या हम बोल सकते हैं फ्लोर, ठीक है। एक ये लेयर है जिसकी वेलोसिटी ये ऐसे कंसीडर किया मैंने,
एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कोई एक लेयर ले लो, इसकी वेलोसिटी ले लेती मैं v और यहाँ से इसका डिस्टेंस मैं ले लेती हूँ x। ठीक है, अब उसके बाद ये थोड़ी सी वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है, इसलिए ये आगे है लेयर, तो इसकी वेलोसिटी, ये चेंज जो है वेलोसिटी का, ये dv ले लेते हैं या डेल्टा v ले लेते हैं, तो ये हो जाएगी v प्लस dv। और ये वाली लेयर की कम है, ये भी लेकिन डिफरेंस dv ही लेते हैं, वेलोसिटी का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा v माइनस dv। ऐसे ही डिस्टेंस में ये डिस्टेंस x ले लेते हैं, ये dx ले लेते हैं, तो ये वाली लेयर की यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी x प्लस dx, और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी तो x है, ये तो x है ना, तो ये वाली की क्या हो जाएगी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी x माइनस dx, और ये वाली लेयर की लेंगे तो x माइनस 2dx, इसके पहले भी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये इस तरह से हम अभी निकालेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालेंगे। ठीक है, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द लेयर, क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द लेयर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम फ्लोर। ठीक है, तो इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम स्टेशनरी लेयर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ समझने के लिए लिख लो बिटवीन टू लेयर अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस पोलर फ्रॉम स्टेशनरी लेयर। ठीक है, ये स्टेशनरी लेयर है, यहाँ हम इसको फ्लोर बोल सकते हैं, वो ही स्टेशनरी रहती है। ठीक है, तो यहाँ से चेंज इन डिस्टेंस आएगा या डिफरेंस इन डिस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, अब हम कोई भी एक लेयर की बात करते हैं, ये दो लेयर की बात करते हैं। ठीक है, तो कितना चेंज आया, वेलोसिटी यहाँ बढ़ गई, तो हम लिखते हैं v प्लस dv, कितने, इस वेलोसिटी से इतनी बड़ी, तो चेंज कितना हुआ, ये वेलोसिटी माइनस ये वेलोसिटी, तो v प्लस dv माइनस v, और इसमें ही डिस्टेंस में कितना चेंज आया, x प्लस dx, या डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होगा, ये x प्लस dx और ये x, ये हो गया, तो ये v से v कैंसिल, ये x से x कैंसिल, क्या बच गया, dv बाय dx। इसलिए बोला था चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, द रेट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको विस्कोस फोर्स निकालना है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आगे ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब आगे देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या पहले विस्कोस फोर्स, उसी में आएगा, विस्कोस फोर्स में ही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आएगा। ठीक है, तो ये जो विस्कोस फोर्स है जो दो लेयर के बीच में रहता है, ये न्यूटन ने ही फाइंड किया था। ठीक है, हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पढ़ते हैं जो न्यूटन ने ही फाइंड किया है।
तो उन्होंने ये बताया कि ये जो विस्कोस फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट. F is directly proportional to dv by dx velocity gradient. ठीक है. And F is directly proportional to area. तो ये एरिया कौन सा होगा जिसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है. तो ये हो गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अब इन दोनों को कंबाइन किया तो F क्या हो जाएगा, ए डी वी बाई डी एक्स. ठीक है. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट. अब ये प्रपोर्शन साइन रिमूव करने के लिए हम F इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट पुट करते हैं ईटा पुट किया इंटू ए और ये dv बाय dx. तो ये तो हो गया विस्कोस फोर्स का फॉर्मूला ईटा ए dv बाय dx. अब हमको निकालना है लेकिन ईटा की वैल्यू, ईटा जो कांस्टेंट लिया है ये कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. मतलब ईटा इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा इसमें से, एफ अपॉन ए dv बाय dx. ठीक है. तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है. ये फॉर्मूला निकल गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अब इसको हम कैसे डिफाइन करें, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड द विस्कोस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. ठीक है. मतलब विस्कोसिटी को, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करना है. अब हमको इस तरह से कोई भी टर्म को डिफाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में आता है ना उसको सबको यूनिट कंसीडर कर लेते हैं. जैसे ए को यूनिट एरिया dv बाय dx को यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. अब ये जब दोनों चीज़ों को मैंने यूनिट कंसीडर कर लिया, मतलब इसको भी 1 पुट कर दिया, इसको भी 1, तो क्या आ जाएगा, ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F. तो ये क्या है, विस्कोस फोर्स. तो इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज विस्कोस फोर्स फॉर पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोस फोर्स होता है. कब, फॉर पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. आई बात समझ में. तो ये हो गया ईटा की डेफिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन और विस्कोस फोर्स. ठीक है.